So over here, what you need to do is you need to remember the name of the prose over here, that is a letter to God, and also remember who wrote it. The person who wrote it is G.L. Fuentes. तो आपको ये नाम भी याद रखना है, दोनों चीज़ें। इसका काम कहाँ है तो एग्जाम में अभी जो मैं जब सोल्यूशन दूंगा तो भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। यू नीड टू रिमेंबर, ये चीज़ को याद रखिएगा, G.L. Fuentes और अ लेटर टू गॉड। उसी तरीके से पोएम भी डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। यू नीड टू रिमेंबर दिस बोथ नेम एज वेल। देन अगर आपको पता होगा तो ये वाला जो सेकंड चैप्टर था, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, नेल्सन मंडेला कोलन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आप सिर्फ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखोगे तो भी चलेगा, नेल्सन मंडेला कोलन करके लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा तो भी चलेगा, बट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द नेम ऑफ द चैप्टर बेसिकली ओवर हियर। तो वो आपका नाम हो गया चैप्टर का, किसने लिखा है। तो आपको पूरा नाम भले नहीं लिखो तो भी चलेगा, याद नहीं रहेगी ये सर बीच वाला नाम बहुत अजीब सा है तो ठीक है, नेल्सन मंडेला लिख दिया तो भी चलेगा। मेन पॉइंट इज यू नीड टू राइट द चैप्टर का नाम और चैप्टर का ऑथर का नाम। यू शुड नॉट मेंशन द चैप्टर नंबर, दिस इज टेकन फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1 2 3 से मत लिखिए, सिर्फ नाम लिखिए। अगर आप लिखने की आदत है 1 2 3, तो कुछ है जो आप में से कुछ लोग हैं जो लिखते हैं, तो डोंट राइट दिस काइंड ऑफ यूनिट 1 यूनिट 3 वाला, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन आपका काम क्या है, नंबर याद नहीं रखना कौन से यूनिट में था, पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर था वो थोड़ी याद रखना, कौन सा चैप्टर था वो याद रखना। तो अगर वो पता है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यू शुड ओनली रिमेंबर द नेम एंड द नेम ऑफ द प्रोज एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ दैट प्रोज। तो यहाँ पे जैसे नाम है नेल्सन रोली लहला, so this is a that kind of a African name which you may find it difficult to pronounce or even difficult to write it. If you are finding it difficult, it's fine, don't even write it, चलेगा। आप सिर्फ नेल्सन मंडेला इतना लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद है टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू इज रिटन बाय whom? इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। एंड या आई हैव डन अ मिस्टेक, मैंने गलती से आपको है ना हाउ टू टेल द एनिमल्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया था विच वाज नॉट देयर इन द सिलेबस। मैंने चैप्टर 1 और 2 का ही पूछना था, और मैं सॉरी, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इट अपियर टू बी फ्रॉम दिस, इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, तो अगर आपने मिस्टेक की होगी तो भी मैं चला પેલો तो नहीं ટાઈગર लूंगा વાળો ને, પેલો ટાઈગર हाँ વાળો ક્વેશ્ચન પેલો પેરેગ્રાફ માંથી જોઈને કરવાનું, તે બંને ત્યાંથી જ હતા. हाँ હાઉ ટુ, હે ને? हाँ यस हाँ। तो बेसिकली तो वहाँ पे ठीक है, बट मैं वही देख लेता हूँ इसका ऑथर क्या है। तो इसका ऑथर, इसकी पोएट का नाम है कैरोलिन वेल्स। तो आपको कैरोलिन वेल्स याद रखना था। वैसे तो वहाँ पे नहीं लिखा होगा तो मैं चला लूँगा, लेकिन अगर आंसर गलत लिखा है तो मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि वैसे वैसे भी हमने आंसर वैसे डिस्कस तो कर ही रखे थे क्लास में, तो थोड़ा इधर उधर होगा तो भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलो अभी ठीक है, ये नाम आपने याद रख लिए। अब दूसरे वाले बुक में देखते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में। उसके अंदर भी आपको 2 चैप्टर थे। द फर्स्ट वन ओवर हियर, the name of the name of the story is Triumph of a Surgery. It's written by James Herriot. तो जेम्स हैरियट नाम याद रखना है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी याद रखना है, एंड द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये दोनों चीज़ें आपको नाम याद रखनी है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। वी विल गो टू अवर क्वेश्चन पेपर। मैं अपना क्वेश्चन पेपर निकालता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज दैट what did the postmaster do after reading the letter? This is the question. Now let me turn it over so that आपको clearly दिखाई दे।
हाँ, तो what did the postmaster do after reading the letter? Now first thing that you need, that should come to your mind before after reading this question is कि ये चैप्टर कौन सा है और इसके चैप्टर के ऑथर कौन थे. Obviously you can see this is a chapter. This is, which chapter is this? It's the first chapter. The name of the chapter is A Letter to God. Fine. और ये लिखा किसने था? ये Letter to God. What is the name of that author? Yes, Agam, can you tell me? अभी हमने देखा. Yes, sir. G.L. Fluentis. करेक्ट. जीएल फ्लुएंटिस. तो आपको अब इसको लिखना कैसे है? देखो, आपके एग्जाम में इंग्लिश में आप देखोगे तो पहले तो क्वेश्चन आंसर के मार्क्स कंपैरेटिवली कम है. अब कंपैरेटिवली कम है यानी कि ज़्यादा ग्रामर वाला पार्ट है. यू विल सी अराउंड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रामर से पूछे जाते हैं. ग्रामर यानी राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वो सारी चीज़ें, जहाँ पे आपको बेसिकली आई वुड से कि क्वेश्चन आंसर्स याद करके रटने हैं, वो वाला पार्ट नहीं है. इट्स मोर अबाउट हाउ टू अप्लाई द इंग्लिश, हाउ मच इंग्लिश डू यू नो, उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड है ये. तो जब क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर में जितने भी मार्क्स है वो फुल अगर कवर करने हैं तो दिस इज द वे यू कैन कवर इट कंप्लीटली. दैट इज बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू दी क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दूं. वैसा मत कीजिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन? तो अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लिख के बताता हूँ. आपका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से होना चाहिए. सपोज दिस इज माय क्वेश्चन पेपर. ये मेरी मार्जिन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन द मार्जिन. मार्जिन में आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. मार्जिन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर के अलावा कुछ भी मार्जिन के बाहर की साइड पे नहीं लिखना है. तो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 1. तो आई वुड स्टार्ट राइटिंग इन दिस मैनर. पहले मैं यहाँ पे सेक्शन का नाम दूंगा. आई विल राइट सेक्शन ए. देखो ये पहली बार है मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ. उसके बाद दूसरी बार से ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट इतना लंबा नहीं खींचने वाला हूँ. डायरेक्टली आंसर कैसे लिखना है वो बताऊंगा. बट देन यू नीड टू रिमेंबर ये फर्स्ट वाला टाइम कि मैंने कैसे बताया था. तो सेक्शन ए ऐसे क्लियरली दिखाई दे, ऐसे बड़े अक्षरों में सेंटर में लिखा. उसके बाद आपका जो भी नंबर है, क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा सही होना चाहिए. आप क्वेश्चन नंबर इधर उधर लिख देते हो काफी बार. ये सारी चीजें अब ये 10 स्टैंडर्ड में आकर मत कीजिएगा. और करोगे तो भुगतोगे. बाकी यू कैन विल नॉट हैव एनी चॉइस बट यू विल हैव टू पे विथ योर मार्क्स. भले ही आंसर आता है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा है तो. तो आई होप ये तो आपको समझ में आता ही होगा और पता भी होगा. बट देन इवन दो आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर ट्राइंग टू, आई एम जस्ट recalling to you that please don't do the mistake of writing the wrong question and wrong question number. Now the first thing was I said write the introduction. The question that we read right now was from the chapter A Letter to God. तो मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगा. This question is taken from, डबल कोटेशन के अंदर जो भी उस प्रोज का नाम है वो अ लेटर टू गॉड. नो डाउट आई हैव इंक्रीज थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर नाउ. अब आपको ये भी याद रखना है. अब इसका ये मतलब अब नहीं हो जाता कि अब आपको नहीं पता है तो कुछ भी लिख के आ गए. सर ने बोला था कि ये तो लिखना है ऊपर इंट्रोडक्शन. मुझे याद तो नहीं आ रहा है कौन सा चैप्टर का, कुछ तो लिख ही देते उल्टा सीधा. अब उल्टा सीधा लिखने का मतलब नहीं है. बेटर तो फिर छोड़ के आ जाओ, मत लिखिए ऊपर इंट्रोडक्शन. बट अगर पता है मतलब अगर नहीं पता ही होना चाहिए. आपको इतनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इस चीज़ की कि ये एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो सही से लिख पाए. क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का इंग्लिश इतना खराब है कि एक्चुअल आंसर देखने बैठेगा इंसान तो आपको कुछ नहीं देगा. मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ. देयर आर पीपल जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा खराब है. तब
ऐसे टाइम पे अगर आपको मार्क्स कहीं से कवर अप करने हो बिना सही आंसर लिखे, या फिर आंसर को थोड़ा इधर उधर लिख कर, सही वाला एकदम इंग्लिश में ना लिख कर भी फिर भी आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने हो, तो दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक तो रिमेम्बर इट। अगर ये कर दोगे तो आपको एटलीस्ट वो चेकर के माइंड में एक अच्छी सी इंप्रेशन जाती है, और वही इंप्रेशन आपको मार्क्स कवर अप करने के लिए काफी काम करती है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम लेटर टू गॉड रिटन बाय, किसने लिखी थी, तो ये अभी इसने आगे में बताया, GL फ्यूएंटेस। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द ऑथर, डोंट राइट एनीथिंग एल्स। पता है तो ही लिखना है, और पता रखना भी है वैसे। फ्यूएंटेस, ये पार्ट हो गया। दिस मच इज कंपलसरी, कुछ नहीं पता है इतना तो आपको लिखना ही है स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में। अब एक और पार्ट है इंट्रोडक्शन का इसी के अंदर, जो मैं प्रेफर करूंगा साथ में लिखना, इज राइटिंग अ सिंगल लाइन दैट समराइजेज द कंप्लीट स्टोरी। एक ऐसी लाइन लिखो जो पूरी स्टोरी को समराइज करती हो। अब ये जैसे आपको याद हो, अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी जिसके अंदर लेंचो नाम का एक इंसान है, जिसका क्रॉप बिगड़ जाता है, और फिर वो भगवान को एक लेटर लिखता है कि मुझे पैसे दे दीजिए पूरे साल के लिए, कि ताकि मैं पूरा साल बिता पाऊँ। और फिर उसको पैसे मिलते हैं, लेकिन भगवान की तरफ से नहीं, पोस्ट ऑफिस वालों की तरफ से। और वो सारी स्टोरी आपको पता ही है, उसको थोड़े कम मिलते हैं, फिर वो उनको गालियां देता है और भगवान को बोलता है इनको मत दीजिएगा, क्योंकि उसको बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फेथ। तो अगर आप समझो कि ये पूरे स्टोरी का सार क्या था, व्हाट वाज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, द जिस्ट ऑफ द स्टोरी वाज दैट इट इज अ स्टोरी अबाउट द फेथ इन द गॉड दैट अ लेंचो हैज। तो हम उसी सेंटेंस को, इसी जिस्ट को इस्तेमाल करेंगे ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस लिखने के लिए, टू राइट डाउन दैट व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट। द स्टोरी इज ऑल अबाउट, मतलब एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करूँ इस स्टोरी को, तो हम मैं ऐसे लिखूंगा दैट दिस स्टोरी इज अबाउट फेथ इन गॉड, फेथ इन गॉड एज expressed by Lencho, a farmer। तो ऐसा आपने लिख दिया तो भी आपका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो गया। यू डू नॉट नीड टू राइट द होल स्टोरी। काफी को इंट्रोडक्शन लिखने को बोला तो पूरी की पूरी स्टोरी लिख देते हैं, यहीं पे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में पूरी की स्टोरी लिख दिया, उसने ये किया उसने ये किया। अरे वो स्टोरी नहीं लिखनी है, एक लाइन में पूरा का पूरा आपका जस्ट आ जाए, बस उतना ही लिखना है। तो एवरीवन जिसने भी नहीं लिखा था इंट्रोडक्शन, तो वो ये लोग पहले तो ये इस इंट्रोडक्शन को आपके पेपर के एंड में, या फिर वहीं पे जहाँ पे भी अगर जगह हो क्वेश्चन के पास में, तो वहीं आंसर के पास में आप ये वाला लाइन पहले तो लिख लीजिए। जिन लोगों ने लिखा था दैट इज फाइन, कुछ और इधर उधर करके लिखा था वो भी चलेगा, लेकिन लिखा था वही बड़ी बात है। अगर लिखा है तो उसको टिक कर दीजिएगा, सही मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद में इसके ओरिजिनल आंसर पे आता हूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उस आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी इट डाउन दिस मच इफ यू इफ यू वांट इट। अगर आपको लगता है कि यही, अगर आप इंट्रोडक्शन, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा यू विल राइट दिस, ये लाइन हमेशा हर क्वेश्चन के पहले होगी इस चैप्टर के। ये चैप्टर के हर एक आंसर के पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है। तो जब सब लोग जल्दी फटाफट कॉपी कर लो, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। हाँ, तो यहाँ पे आपका आप देख सकते हो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आप ये पार्ट में कौन कौन सी चीजें नहीं मिस आउट कर सकते। आई एम रीडिंग आउट द आंसर फर्स्ट। The answer says that the postmaster
first laughed. तो पहला laugh वो हंसा, and then he became serious. So these are some words that you cannot miss out. You have to write the word laugh. You need to write the word serious. He was deeply moved by the writer's faith in God. He did not want to shake his faith. Did not want to shake his faith. ये important point है, ये चीज को आप नहीं छोड़ सकते. So he decided to collect the money. So and sent it to Lencho. So this is your answer. ये सारे ये सिंपल सा शॉर्ट सा स्वीट सा आंसर है. इतना लिख दिया, आपको 2 मार्क पक्के मिल जाएंगे. अब आप भी सोच सकते हो कि सिर्फ इतना लिखने का 2 मार्क मिले, इससे अच्छा अगर ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हो और ये लिखा हो तो वो 2 मार्क डेफिनेटली पूरे देगा. वो 1.5 सबको दे रहा है लेकिन आपको 2 दे देगा. ये देख करके भाई साहब ने थोड़ी एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाली है टू मेक हिज आंसर लुक बेटर. तो आपने जो एफर्ट डाला होगा वो अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए वो इंट्रोडक्शन लिखकर, तो उसके द्वारा आपको सबको जो सेम आंसर लिखने के लिए 1.5 मिल रहा था, आपको वही सेम आंसर लिखने के लिए 2 मार्क मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज यू हैव रिटन द इंट्रोडक्शन. बाकी स्टोरी आपको पता ही है, तो स्टोरी के हिसाब से यहाँ पे जो आंसर लिख रहा है वो भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया. जब उसको जब पहली बार लेटर मिला तो वो पहले हंसा, फिर वो सीरियस हो गया, एंड देन ही वाज डीपली मूव्ड इन द सेंस, मतलब वो बहुत ही ज्यादा हिल गया था ये देख करके, भाई ये कैसे किसी की इंसान को इतना फेथ हो सकता है किसी गॉड, एक गॉड के ऊपर. एंड जस्ट बाय लुकिंग एट इट कि भाई किसी को अगर इतना फेथ है तो मेरे को ट्राई करना चाहिए कि उसका वो फेथ हिले नहीं, उसका फेथ बरकरार रहे, उसका विश्वास बरकरार रहे. और इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं पैसा इकट्ठा करके लेंचो को दे देता हूँ. और इस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने अपना काम किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन वाज, हाउ डिड द मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. भी आंसर हो सकता है, बट आंसर जो आपकी स्टोरी है उसी से रिलेट करना चाहिए. तो इधर तक लिखा है, अब इसको आगे इधर तक भी लेके गए कि हाँ उसने फिर पैसा इकट्ठे किए और उसने पोस्ट मास्टर को दिए, तो वो भी इधर तक भी सही है. बस इधर तक की स्टोरी बिल्कुल सही है, इसके आगे की आप स्टोरी नहीं लिख सकते. अब वो ये स्टोरी इसके आगे डिमांड नहीं, क्वेश्चन इसके आगे की स्टोरी डिमांड नहीं कर रहा है. क्वेश्चन सिर्फ इतना डिमांड कर रहा है कि क्या किया पोस्ट मास्टर ने. तो यहाँ पे जैसे बताया कि उसने पैसे कलेक्ट करके लेंचो को देने की सोचा, यस, तो इधर तक का लिखा, या फिर पैसे कैसे कलेक्ट किए वो तक भी लिख दिया तो भी चलेगा. ठीक है ना. तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा. लिखा तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा और क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इट विल मेक इट लाइक लुक के भाई 2 मार्क्स के लिए वर्थ बन जाएगा. तो ठीक है, वो भी लिख सकते हो. नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा. आपने अगर नहीं लिखा है तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, लिख दिया है तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ू, अभी किसी को कोई डाउट ना हो तो, कि किसी को कोई डाउट है पहले वाले क्वेश्चन में. ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. तो मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी वो कैसे बदली. तो अब मैं वापस से इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करूंगा कि भाई हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में जैसे यहाँ पे लिखा था वही सेम टू सेम इंट्रोडक्शन. द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम, अब यहाँ पे लेटर टू गॉड लिखा था, उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग टू वॉक टू फ्रीडम, या तो फिर वो पूरा नाम नेल्सन मंडेला कॉलन अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसा डबल कोटेशन के अंदर डाला, रिटन बाय नेल्सन मंडेला, फुल स्टॉप. नाउ ये स्टोरी किसके ऊपर है, तो उसके ऊपर उसके बारे में हम क्या लिखेंगे. तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि व्हाट विल यू राइट एज एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन, अब आप सोचिए एक लाइन में आपको पूरी की पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करनी हो नेल्सन मंडेला की, जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे. एक लाइन में पूरा का पूरा काम खत्म करना हो तो आप सोचो वो है क्या. तो नेल्सन मंडेला की वो पहले तो ऑटोबायोग्राफी है. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी. और वहां पे ऑटोबायोग्राफी में वो 2 चीजों के बारे में बता रहे हैं, मतलब एक तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और फ्रीडम स्ट्रगल के बाद मिली हुई आज़ादी की इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में. तो आप चाहो तो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वाला पार्ट आप लिख सकते हो. फिर उसकी पर्सनल लाइफ भी तो वो बता रहे हैं. आपको पता है कि वो फ्रीडम के बारे में उनका जो मंतव्य था वो कैसे बदला, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी उसी के बारे में है. तो बहुत कुछ है. तब इतना कुछ है और आप ये एक लाइन में लिखने की ट्राई करोगे तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो ऐसे टाइम पे मैं आपको
सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा का पूरा स्टोरी ना लिखने जाए, जस्ट इतना लिख दीजिएगा कि दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रिटन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इस तरीके से आप खाली इतना सेंटेंस लिखकर खत्म कर सकते हो। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इतना लिख दिया तो भी चलेगा। अब मैं एक्स्ट्रा एक और लिखा रहा हूँ, इन विच, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। याद रहता है तो लिखने का, नहीं याद रहता है तो नहीं लिखने का, छोड़ देने का। इन विच ही डिस्क्राइब्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी inauguration ceremony and his personal journey through personal journey to help South Africa achieve freedom. Okay, so this is what the extract should be। आपका पहला इंट्रोडक्शन इस प्रकार का होगा। तो आपको मौका दे रहा हूँ लिखने का, लिख लीजिए। तो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी, ऊपर तो आपको ये लिखना ही है क्या, वो जो मैंने बताया था, वो दिस इज रिटन बाय, दिस इज टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। इधर तक लिखा तो भी चलेगा, आगे का ये पूरा पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। काफी बार इतना ज्यादा लंबा लिखना भी ज्यादा सही नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में एकदम छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, एकदम मतलब जिसका आंसर बहुत छोटा बन रहा है, तभी ये पार्ट भी लिखो इंट्रोडक्शन में। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ही ये ऐसा है जिसका आंसर लिखने में आपकी बहुत ज्यादा लंबा लिखने मतलब वो आंसर ही लंबा होने वाला है, तभी ये पार्ट को स्किप कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आप ये वाला पार्ट हमेशा लिखिए जो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इट इज नॉट दैट यू शुड राइट दिस, आई एम सेइंग दैट यू शुड राइट दिस ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ सच अ मैनर जहां पे आपका आंसर बड़ा छोटा है। अब आंसर छोटा है तो कैसे उस चीज को एनहांस किया जाए लेंथ में भी, विदाउट मेकिंग द पर्सन हु इज चेकर उसको ऐसे ना लगे कि ये तो खाली ऐसे फालतू टाइम पास कर रहा है, ये भी ना लगे, और आपका आंसर की लेंथ भी बड़ी हो जाए। तो ये कैसे किया जा सकता है, वो इस तरीके से किया जाता है, बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शन अ लॉन्गर इंट्रोडक्शन। तो ये लंबा इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा, तो दोनों वर्जन है। आप इधर तक लिखोगे तो वो शॉर्ट वर्जन ऑफ योर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पूरा लिखोगे तो इट वुड बी अ लॉन्ग वर्जन। तो आगे इसके बाद जो है वो ये हेल्प साउथ अफ्रीका अचीव फ्रीडम, ACHIEVE, अचीव फ्रीडम। तो ये वाला पार्ट तो आई होप समझ में आ गया। अब लेट अस मूव ऑन टू द आंसर। आंसर इज वेरी सिंपल। नेल्सन मंडेला के दिमाग में फ्रीडम, हंगर फॉर फ्रीडम जो है वो बदलती कैसी है, वो छोटा था तभी उसकी हंगर कैसी थी और जब बड़ा हुआ तभी उसकी हंगर कैसी थी।
So Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was curtailed, but the freedom of all the blacks. ये directly यहाँ से start किया है, but you can start with the childhood. That in the childhood he did not have any hunger for the freedom because he already felt that he was free. Then you will say that as he grew और वो क्या कहते हैं, यहाँ पे आधा आंसर लिख रखा है, वी नीड टू राइट दोस पार्ट ऑल्सो. तो मैंने कहीं से एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ा नहीं था. आई हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द अदर वेबसाइट. तो जरूरी नहीं है कि ये आंसर पूरा सही है. पूरा आंसर सही कैसे होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर ज्यादा बेटर होगा कि उसको बचपन में इन द व्हेन ही वाज चाइल्ड ही डिड नॉट हैव एनी, he did not feel that he need any freedom, he did not have any hunger for freedom. So इस तरीके से आप पहला सेंटेंस लिखोगे. दूसरा सेंटेंस होगा when he grew up as a student all he wanted was the freedom for himself. He wanted a selfish freedom. It was a selfish freedom. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट लिखा. तो पहला पॉइंट when he was child he did not want any freedom, he did not have any hunger for freedom. When he became young, or we can say when he was a student, he wanted a freedom for himself. और फिर यहाँ से लिखना चालू करेंगे and as a youth, बाद में फुल स्टॉप लिखकर लिखेंगे as a youth Mandela realized that it was not only his freedom but the freedom of all black person has been curtailed. Curtailed मतलब कि खत्म कर दी गई है. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of the people, and this desire of the non-racial, बस इतना लिखेंगे तो चलेगा. इधर तक जितना मैंने बोला उतना, और यहाँ से इधर तक का. तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरा आंसर. द आंसर वुड बी Mandela as a young person, as a child, Mandela did not have any hunger for the freedom because he felt he was free to do whatever he want. When he became a student, he wanted the freedom for himself. अब यहाँ पे आपने he wanted a freedom for himself में आपने थोड़ा पूरा ऐसा स्टोरी पार्ट में लिख लिया हो, जैसे कि he wanted the freedom to read, he wanted the freedom to move, he wanted the freedom to go wherever he wants, ये सारा लिख दिया है तो भी ठीक है. लेकिन अल्टीमेट जस्ट एक लाइन में ये लिखोगे, ये जो मैंने बताया एज ए यंग when he was a student what he wanted was he wanted a freedom for himself. फिर तीसरा पॉइंट में आप लिखोगे that Mandela realized when he was young, Mandela realized that it was not only his freedom which was curtailed but the freedoms of all the blacks was also curtailed. तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे बोला वैसे लिखो, अपनी मर्जी से लिखना हो अपनी मर्जी से सेंटेंस बना के लिखो. यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेंटेंस पूरा का पूरा लिखो, जैसे लिखना हो लिखो. बात ये करनी है आपको कि किनकी फ्रीडम कर्टेल की गई है, तो सिर्फ मंडेला की खुद की नहीं लेकिन उन सारे कालों की भी फ्रीडम कर्टेल की गई है. एंड देन उसके बाद लास्ट आंसर लास्ट पॉइंट बाकी बचा वही. इसी के कारण उसका जो हंगर है नेल्सन मंडेला का जो हंगर है, द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम. जो ओन फ्रीडम कहाँ से आया, ये ओन फ्रीडम जो पहले हमने इसके ऊपर वाले ही लाइन में लिखा था जब वो स्टूडेंट था तब. when he was a student he wanted the freedom for his own self, he wanted a selfish freedom. Now this hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people, and that is how the hunger changes. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे. आई एम रिपीटिंग द आंसर, चेक योर आंसर्स. आपने अगर कुछ इसके आसपास में लिखा है तो आपको पूरे 1.5 मार्क दे दिए जाएंगे. आपने बिल्कुल डिटो सेम लिखा है तो पूरे 2 मार्क दे दीजिए अपने आप को. Basically what you need to do is, it's not that you need to focus on giving the marks. What you need to focus is on where have you done the mistake, so that you can realize that this is my mistake and next time I won't do the mistake. तो आपकी मिस्टेक जहाँ पे होगी, दो तरीके की मिस्टेक हो सकती है. इंट्रोडक्शन सही से नहीं लिखा हो सकता है, या दूसरा आपने ये स्टोरी का जो पार्ट लिखना था आंसर में वो पार्ट में आपने कहीं गलती की. दोनों में से कहाँ पे गलती की है देख लीजिए. इंट्रोडक्शन सही है तो उसका आधा मार्क, बाकी अगर नीचे का पूरा पार्ट सही है तो उसका 1.5 मार्क. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पूरा सही है तो उसका आधा मार्क पूरा आपको मिल जाएगा. और नीचे जो आपने अभी मैं आंसर बता रहा हूँ उस आंसर में आपने पूरा सेल्फ बिल्कुल सही लिखा है तो उसका 1.5 मार्क्स है, तो 1.5 में से आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आपने सही से लिखा है तो. क्योंकि मुझे पता है कि आपने कहीं ना कहीं पे इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलती की होगी इधर उधर लिखने की, इंग्लिश लैंग्वेज लिखने में. तो मैं आपको वो लैंग्वेज भी बता रहा हूँ कैसे लिखना है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही डिड नॉट हैव एनी हंगर फॉर फ्रीडम. देन एज अ स्टूडेंट he wanted the freedom for himself.
फुल स्टॉप। एज अ यूथ, यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो लिख सकते हो। Mandela realized in his youth that it was not his freedom that was curtailed, but the freedom of all the blacks. The hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people. Full stop. और फिर लास्ट में एक लाइन, this is how his for own self converted into the hunger of the freedom for the people. Okay. अभी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैं डायरेक्टली अभी 13 क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, बीच वाले क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन आंसर खत्म कर देते। तो हाउ डज अ फ्रॉस्ट प्रेजेंट द नेचर इन द पोयम। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में कैसा दे रखा है, ये दे रखा है, फिर बाद में ए बी सी ऐसे कुछ करके दे रखा है। मैंने सिंपल से पूछ लिया कि भाई फ्रॉस्ट ने पोयम में नेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो एक आंसर तो देखो बहुत अच्छा हो गया, इंट्रोडक्शन में आपको फ्रॉस्ट लिखने की जरूरत महसूस हो रही थी, मतलब आपको लिखना ही था और यहाँ पे आ गया। और वैसे आप देखोगे तो ये इसका आंसर थोड़ा बड़ा भी है, यू डोंट नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन। अब पोयम ही इतनी छोटी है, उसका क्या इंट्रोडक्शन लिखना है, तो ठीक है सिर्फ इतना लिख दो। कितना लिखोगे इसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू डू इज, ये सिर्फ पहला वाला पार्ट, दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम, फिर पोयम का नाम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट्स इट, फुल स्टॉप। बस इतना ही इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे सर कब लिखना है कब नहीं लिखना है, मैंने वही बोला ना, देखो दिस इज नॉट अ मैथ्स कि जहां पे आपको कोई 100% आंसर कोई मैं आपको दे सकूं ऐसे ही करो या वैसे ही करो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। इट्स मोर अबाउट अ कॉमन सेंस रादर देन अ मैथ्स। यहाँ पे कॉमन सेंस ही ज्यादा जरूरत है। आपको पता है कि अगर आंसर लंबा हो रहा है तो फिर इंट्रोडक्शन छोटा कर दो, आपको लग रहा है कि आंसर छोटा हो रहा है तो इंट्रोडक्शन बड़ा कर दो। अभी इसका आंसर बड़ा आने वाला है तो मैंने इंट्रोडक्शन छोटा कर दिया, बस इतना ही लिखा कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट अस मूव ऑन टू द आंसर। क्वेश्चन बता रहा है कि नेचर को किस तरीके से बता रहा है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, किस तरीके से बताया। तो तीन जगह पे हम तीन अलग तरीके से हम देखेंगे। पहला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंटेड नेचर इन अ क्वाइट अनकन्वेंशनल मैनर। अनकन्वेंशनल मैनर व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जो नॉर्मली दिखाया जाता है नेचर को उस तरीके से नहीं दिखाया। ग्रीन मस्त एकदम हेवन वाला फीलिंग वाला, तो वैसा नहीं दिखाया, उसने बहुत अलग तरीके से बताया नेचर को। वाइल इन अदर नेचर पोएम, आपको बाकी सारी नेचर पोएम्स में आपको दिखेगा मस्त प्यारी प्यारी नाइटिंगेल्स का आवाज आ रहा है, स्पैरो का आवाज आ रहा है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो का इस्तेमाल किया है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर आप ये पूरा का पूरा देखो जिस तरीके से दिए रखा है वो वर्ड टू वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, आपको इतना वर्ड टू वर्ड ही रट्टा होगा भी नहीं, आपको अपना दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है। तो आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख रहे हो, इट्स लाइक Robert Frost describes nature in a very different way over here. Instead of using nightingale, sparrow, Robert Frost uses crow over here to describe the nature. फिर हम लिखेंगे crow, which is normally associated with associated, crow को किसके साथ जोड़ा के देखा जाता है, is normally associated with dark, black, foreboding, foreboding का मतलब वही बैड ओमन, यानी कि हमारे क्या बोलते हैं अपशगुन के साथ जोड़ा जा सकता है। दैट इज वाई द अदर पोएट यूजुअली मेंशंस। हाँ तो ठीक है, बस इतना ही लिखोगे तो चलेगा, ये पूरा नीचे वाला पार्ट फिर से हम स्किप आउट कर सकते हो। तो मैं फिर से बताता हूँ, आई एम टेलिंग यू द आंसर, जस्ट हियर मी वंस। मैं पूरा का पूरा आंसर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा आंसर इन द सेंस ये पहला वाला पैराग्राफ रिपीट कर रहा हूँ। फ्रॉस्ट describes the nature in a very different manner. He uses crow, which is normally associated with black, black or even bad omen. Bad omen, omen का मतलब स्पेलिंग है OMEN, omen. omen का मतलब होता है अप, मतलब शुकन अपशुकन, तो बैड ओमन मतलब अपशुकन, गुड ओमन मतलब कि शुकन। तो आपको शुकन अपशुकन का मतलब तो पता ही होगा आई होप, तो उस हिसाब से मैं ओमन शब्द यूज कर रहा हूँ। तो Robert Frost describes nature in a very different manner in this poem. He uses crow that is normally associated with bad omen instead of doves, nightingales और sparrow. ठीक है, ये आपकी पहली लाइन होगी। दूसरा पार्ट हम देखेंगे वो हेमलॉक ट्री के बारे में। The poet
also has written about the hemlock tree, which is a poisonous tree. Normally, this now वही हमने आगे बोला ना कि he has written, he writes he describes the nature in a different manner. तो यही इसी लाइन को और आगे होगा, फिर फुल स्टॉप कर उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे that instead of using maple, oak or a pine tree, he is using the poisonous hemlock tree. ठीक है. Now उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे. The crow and the hemlock tree represents sorrow. The dust of snow that is shaken off the hemlock tree by the crow stands for the joy that the frost experiences. He has therefore used an unconventional tree and bird in order to contrast with the joy in the form of snow. ये वाला पार्ट हम आखिरी में लिखेंगे. मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा आंसर अब रिपीट कर जाता हूँ. पहला 2 पॉइंट. पहले पॉइंट में हम लिखेंगे दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को काफी अलग तरीके से इस्तेमाल किया. तो नेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ही यूजेस क्रो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अदर बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, या फिर the other sparrow, doves, nightingales, etc. The crow normally represents a bad omen. तो देखो मेरे आंसर्स भी सेम टू सेम नहीं निकलते. मैं जब भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर करके बोल रहा हूँ, बट मेरे आप एक चीज नोट करो, मेरे को जो आंसर्स निकालता हूँ वो सारे आंसर्स में जो कीवर्ड्स है वो वही के वही रखता हूँ. मैं वर्ड्स को नहीं चेंज करता. वर्ड्स वही के वही है. बैड ओमन का इस्तेमाल करना है वर्ड का, या क्रो का इस्तेमाल करना है, नाइटिंगल्स को इस्तेमाल करना लिखे. बट हाउ डू आई फ्रेम द सेंटेंस, इट्स अप टू मी. It's up to you how to frame the answers, how to write the answers, how to frame the sentences. It's up to you. What is the content that you need to write, that is being provided by me and by your own common sense. Fine. So next point will be, he also uses the hemlock tree, which is a poisonous tree, instead of using the normal tree that is being used in other poems like oak tree, maple tree, etc. फिर अब ये इसके बाद ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे that the crow and the hemlock tree here represents the sorrow and the dust of snow represents the joy. Hemlock tree and crow has been used to contrast with the joy, has been used to contrast with the joy of the joy that the poet experiences when the dust of snow falls on him. तो इस प्रकार से आप इतना आंसर लिख पाओगे. तो देख लीजिए आपने आंसर किस तरीके से लिखा है. अभी आप मुझसे पूछोगे कि सर मैंने ऐसा नहीं लिखा है, सर कुछ और उल्टा इधर उधर लिखा हुआ है. तो देखो, आपको इतना बता दो कि आपने क्या क्या लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. क्या नहीं लिखा है उसको छोड़ो, लेकिन अगर इतना लिखा है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. तो क्रो के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए और बाद में लिखा होना चाहिए क्रो के अलावा दूसरी कौन सी बर्ड है कि जो नॉर्मली पोएम में इस्तेमाल की जाती है और यहाँ पे क्रो का इस्तेमाल किया है. तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए. दूसरा पॉइंट ये है कि हेमलॉक ट्री के बारे में आपने लिखा हुआ होना चाहिए और आपको बताना पड़ेगा कि हेमलॉक ट्री इसने इस्तेमाल किया है. नॉर्मली सब जगह पे हेमलॉक ट्री नहीं करते, दूसरे ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं दूसरे सारे पोएट्स. तो ये 2 पॉइंट आपने मेंशन किए होने चाहिए. बाकी ये लास्ट वाला पार्ट लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है. अगर लिखा है तो पूरे 2 मार्क है, अगर ये लास्ट वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया वो. लेकिन अगर नहीं लिखा है तो जस्ट गिव योरसेल्फ 1.5 मार्क्स अगर इंट्रोडक्शन के साथ लिखा है तो. और इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखा है, लास्ट पार्ट भी नहीं लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो क्रो इस्तेमाल कर रहा है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, और अगर वो हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल कर रहा है इंस्टेड ऑफ डिफरेंट अदर डिफरेंट ट्रीज, तो आप वहां पे सिर्फ 1 मार्क दोगे. और आपने सिर्फ इतना लिखा है कि क्रो और हेमलॉक ट्री है तो उसका आधा मार्क आएगा. तो मैंने सारी चीजें बता दी किसके लिए कितना मार्किंग स्कीम रहेगा. ठीक है. अगर सिर्फ क्रो और हेमलॉक लिखा है तो आधा मार्क. क्रो और हेमलॉक के साथ ये भी लिखा है कि क्रो और हेमलॉक के साथ साथ दूसरे भी ट्रीज होने चाहिए थे जो उसने नहीं लिए, तो उसका 1 मार्क. इंट्रोडक्शन के साथ लिखा तो 1.5 मार्क. ये लास्ट वाला पार्ट लिखा तो पूरे 2 मार्क. किसी को कोई डाउट ना हो तो मैं आगे बढ़ूं, और हो तो पूछो. पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा के दे सकते हो. देखो, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता तो डोंट वरी अबाउट कि सर परफेक्टली नहीं लिखा है. इधर उधर होगा तो भी उसको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर पॉइंट सारे कवर अप कर रखे हैं तो.
नाउ दिस वाज दैट क्वेश्चन जो आपसे मैंने बाहर से पूछ लिया था. हाउ डज अ पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन डू यू शो, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? तो ये आपको पता होगा. दिस इज अ पोएम विच इज टेकन फ्रॉम, विच इज थर्ड वाली पोएम थी ये, हाउ टू टेल द एनिमल बाय कैरोलिन वेल्स. तो हाउ वुड यू राइट द इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पोएम का नाम हाउ टू टेल द वाइल्ड, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. अपनी मर्जी से पोएम का नाम टाइटल चेंज मत कर दीजिएगा. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लिखा है पोएम का टाइटल. आप अगर इसको आप ऐसे लिखोगे हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स तो भी गलत है. फिर તો अपनी मर्जी से લખવાનું कुछ. क्या हो गया? લખવાનું શું છે? નામ નામ કયું શેમાં? શું લખવાનું આમાં? માર મન નહીં ખબર. એ તો જે પોએમ નું નામ હોય એ જ લખવાનું. અરે એક બોલો ને તમે. એ તો પોએમ નું નામ તું જોઈ લેજે ને. એમાં મને કેમ પૂછે છે? તું આવું પડશે. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज द पोएम का नेम. तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ के मेरे को शर्म आ रहे हो. सर पोएम નું નામ શું છે? हाँ, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये उस पोएम का नाम है, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा. हाँ, और जीत वैसे ये आपके लिए बड़ा काम की चीज है, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन तो कम से कम लिख ही पाओगे, बाकी कुछ ना लिख पाओ तो. और इतना लिखोगे तो एटलीस्ट सर सामने वाले चेकर को इतना तो समझ जाएगा कि इसको बंदे को लिखना है, भले नहीं आ रहा है लेकिन इसको पता तो चल रहा है कि ये चैप्टर कौन सा है. बस इसकी गलती क्या है कि वो इंग्लिश को थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा है. तो आपके तो बड़े काम की चीज है ये. ही विल गिव यू, द चेकर विल बी एबल टू गिव यू मार्क्स बेटर इफ ही सीज दिस इंट्रोडक्शन. तो आपके लिए तो रामबाण इलाज है, ब्रह्मास्त्र ही है आपका. तो अगर यही ढंग से नहीं इस्तेमाल करोगे तो पता नहीं कैसे आगे निकलोगे. ये तो आप सबसे ज्यादा अच्छे से तो आप ही को काम में लगने वाला है. तो लिखिएगा ये, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. नाउ द क्वेश्चन इज, अब आप चाहो तो इसके इंट्रोडक्शन में भी कुछ लिख सकते हो. इंट्रोडक्शन क्या था? क्वेश्चन आपको पता है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स में क्या दे रखा है? इट्स अ पोएम ऑन व्हाट? इट्स अ ह्यूमरस पोएम. तो हम उसको इंट्रोडक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं. चलो मैं इंट्रोडक्शन भी लिखा देता हूँ इसका. आपने एक बार वो लिख दिया कि हाउ टू टेल दी वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. उसके बाद आप लिखोगे इट इज अ ह्यूमरस पोएम. ह्यूमरस का मतलब होता है जो कॉमेडी, कॉमिक टाइप. ठीक है? तो इट्स अ ह्यूमरस पोएम दैट एक्सप्लेन्स, और एक्सप्लेन्स नहीं, दैट क्या करता है ये, इंट्रोड्यूसेस या फिर दैट डिस्क्राइब्स, दैट डिस्क्राइब्स dangerous, that describes dangerous wild animal in a very comic way. वेरी शब्द भी निकाल सकते हो, वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है. इन अ कॉमिक वे. व्हाट आई एम मेकिंग यू राइट राइट नाउ इज समथिंग दैट यू विल नेवर फाइंड इन एनीवेयर. इससे रिलेटेड तो आपको नेट पे भी कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ आपको दिखता नहीं है. अब ऐसा कोई सीबीएसई या तो गुजरात बोर्ड के आंसर शीट की गाइडलाइंस में भी नहीं लिख रखा है कि नहीं ऐसा लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में. तो आप बोलोगे सर गाइडलाइंस में नहीं है तो अपने क्यों डाल रहे हैं? अपने इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अपने अपने हमारे आंसर्स को दूसरों के आंसर्स से थोड़ा अलग करना चाहते हैं, इसलिए हम ये चीज डाल रहे हैं. तो एक मतलब
कह सकता हूँ कि आपको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है। एक एक तो लांसर आर्मी वालों को मिलता है ये कंटेंट, और उसके अलावा एक आप लोग हैं जिनको ये कंटेंट मिलता है। उसके अलावा और कोई भी नहीं है जिनको ये कंटेंट मिलता है। कोई कोई ऐसा कोई सिखाता नहीं है। मेरे को ये सिखाया था लांसर आर्मी स्कूल वालों ने, और अभी भी लांसर आर्मी स्कूल में ये इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो बस उन्हीं कुछ चंद लोगों को पता है कि इस तरीके से लिखा जाता है, और इस तरीके से लिखने से मार्क्स मिलते हैं, वो भी गारंटी है। लेकिन वही कोई लोग, काफी लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है। अभी आप लोग को कोई बताने वाला है तो कृपया उसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। It is a humorous form that describes a humorous poem that describes dangerous wild animals in a comic way. ये आपका एक लाइन में आंसर हो गया, एक लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया पूरा का पूरा इस पोएम का। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द करेक्ट आंसर, जो उसका एग्जैक्ट आंसर है जो क्वेश्चन था उसका। द क्वेश्चन इज, हाउ डज द लायन और टाइगर के बारे में पोएट कैसे बताते हैं? पोएट सजेस्ट दैट वो, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट पोएम में से उठाने के वाला आंसर, दैट इफ the animal that we are talking about is large and a tawny beast. tawny का मतलब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार याद दिला दो। येलोइश ब्राउन कलर की स्किन जिसकी होती है, कलर है येलोइश ब्राउन कलर को टाउनी कहा जाता है। तो इफ इट इज अ लार्ज, अगर वो बड़ा है, टाउनी बेस्ट है इन द जंगल इन द ईस्ट एंड एडवांसेस टुवर्ड्स अस, देन इट इज एन एशियन लायन। तो वो एशियन लायन है। एडवांसेस हमारी तरफ आता है तो वो एशियन लायन है। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस व्हाइल वी आर डाइंग विद फियर। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लायन है? तो वही, वो हमारे ऊपर दहाड़ेगा जब हम मर रहे होंगे तब। तो इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है। व्हेन व्हाइल रोमिंग वी कम अक्रॉस अ वाइल्ड बीस्ट दैट इज येलो इन कलर विद ब्लैक स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे येलो इन कलर ब्लैक इन स्ट्राइप्स लिखना जरूरी है। इट इज अ बंगाल टाइगर एंड वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट ईट्स अस। और हम उसको पहचान पाएंगे जब वो हमें खा रहा होगा तब। तो इस प्रकार से सिंपल सा आंसर है। इधर उधर थोड़ा सा सेंटेंसेस को इधर उधर कर करके ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाने चाहिए। टाउनी बीस्ट है, करीब जंगल में है, हमारे की तरफ आता है, हम रोर कर कर हमें खाता है। फिर कौन है दूसरा? टाइगर। टाइगर के बारे में क्या बताया गया है कि उसका येलो कलर का कोट है, या तो येलो कलर की उसकी स्किन है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है। और वो, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो वही, जब वो हमें खा रहा है तब हम उसे पहचान लेंगे कि हाँ ये वही रॉयल बंगाल टाइगर है। दैट्स इट। बस सिंपल सा आंसर है इसके अंदर। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग टू एक्सप्लेन, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द चैप्टर वंस। किसी को कोई शक हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। तो चेक कर लीजिए ये आंसर भी। इंट्रोडक्शन सही से लिखा है आपने तो उसका आधा मार्क। बाकी ये आंसर पूरा का पूरा अगर सही लिखा है, ऐसे ही लिखा है, तो इसके पूरे 1.5 मार्क, तो पूरे 2 मार्क आसानी से मिल सकते हैं इससे, एटलीस्ट ये आंसर के लिए तो। सर ठीक है आवाज मेरी, आ रही है? जा रही है कि आ रही है? आ रही है, ऐसा पूछ लो। हाँ तो रही है, क्यों? अरे वो नहीं, मेरे को टाइम का पता नहीं चल नहीं रहा था। मैं सोच रहा अभी 7 बजने वाला है, तो देख सकता हूँ तो 8 बज गए। तो मतलब समझ में नहीं आया मुझे। એમ કે છે કે મેં હૂતો તો અત્યાર સુધી તો એને એમ લાગ્યું કે 7 વાગ્યા हाँ છે ना, અત્યારે, પણ અત્યારે 8 वाग्या છે એને એનાથી अरे नहीं, अरे मैं 7 बजे ही उठ गया था, लेकिन है ना मेरे को अभी लगा टाइम है, तो मैं यूट्यूब पर वो एलिमिनेशन वो सब देख रहा था। तो मैं सोच, तो यहाँ पे सेक्शन बी में आप देख सकते हो, पहला जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में आएगा। आपको पोएम दे रखी होगी, पोएम के एक्सट्रैक्ट दे रखा होगा, और पोएम का क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ही मैंने आपको आई हैव गिवन यू, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं पूछी है जो आपको बोर्ड की स्टाइल में नहीं पूछी है। बोर्ड में जिस तरीके से आता है बिल्कुल उसी तरीके से पूछा गया है। तो he should be lurking in shadow sliding through the long grass, you must know that this is definitely again taken from poem number 3। पोएम नंबर 2 ही है ये, तो 3 नहीं है ना। टाइगर इन द जू ही है ये, इट्स अ पोएम नंबर 2। तो नियर द वाटर होल वेयर द पंप डियर पास। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा इसके अंदर क्या था, कि वो जू में था तभी टाइगर कैसा फील करता है, और जब वो बाहर होगा तभी उसको क्या लगता है कि बाहर हो तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसके हिसाब से आंसर देना है।
वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शेडो? टाइगर को शेडो के अंदर लर्क लर्क मतलब कि वो उसको छुप के क्यों बैठना पड़ेगा शेडो के अंदर? तो आपको आंसर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ओरली बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर, 1 मार्क रोकड़ा है, कुछ नहीं टेंशन लेना है, सिर्फ आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। सॉरी, खाली ऑप्शन हटावी લીધા છે. the question is how should the why should the tiger lurk in the shadow? The tiger should lurk in the shadow for what? For hunting, because he wants to hunt the deer. Yes, correct जीत, यही आंसर। डाइजेस्ट हाथમાં નહીં, हाथમાં नहीं, ओके फाइन, ठीक है। तो ગોતું यस, છું પણ. lurk in the shadow, to hunt the deer. Next question is sliding through the long who passes near the water hole? वाटर होल के पास कौन पास हो रहा था? आप ऊपर देखो, द प्लम्प डियर पास। तो प्लम्प डियर पास कर रहा है, तो आंसर में लिखेंगे प्लम्प डियर पासेस नियर द वाटर होल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है प्लम्प डियर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है टू हंट द डियर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, मतलब 4 का आंसर है प्लम्प डियर। फिर સર प्लम्प मतलब, આન્સર प्लम्प का मतलब होता है मोटा। यस, સાચો આન્સર છે. મેં તમે કીધું ને. ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? टाइगर कहाँ पे छुपना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ठीक है, तो लॉन्ग ग्रास में ही शुड बी हाइडिंग हिमसेल्फ इन द शेडोज ऑफ द लॉन्ग ग्रास। इस प्रकार से लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा? तो ये स्टैंजा में कौन से शब्द है जो राइम कर रहे हैं? तो ग्रास, पास, फिर हेलो हाँ। हेलो सर। Now let us move forward. Now figure of speech, the important part. एग्जाम में 6 क्वेश्चन नहीं आते फिगर ऑफ स्पीच के। फिगर ऑफ स्पीच के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते, बट एज दिस वाज माय फर्स्ट टेस्ट एंड मैंने फिगर ऑफ स्पीच करवा रखी थी, तो आई हैव फोकस्ड मोर ऑन फिगर ऑफ स्पीच एंड आई हैव गिवन यू 6 फिगर ऑफ स्पीच। लेट अस सी इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पे से कौन सा है जो वो फिगर ऑफ स्पीच है? तो एलिट्रेशन तो ऐसे ही निकल जाता है, इफ यू नो व्हाट इज एलिट्रेशन इज। एलिट्रेशन का मतलब होता है साउंड का रिपीट होना। कौन से साउंड का? तो वोवल साउंड का नहीं, नॉर्मली कोई भी साउंड का रिपीट होना है, जैसे सी शेल्स ऑन द सी शोर, जैसे स रिपीट हो रहा है तो वो आपका एलिट्रेशन हो जाए। एसोनेंस क्या होता है? तो वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। तो जैसे कि वोवल साउंड का रिपीटेशन जैसे बोला कि पोल होल, तो पोल होल में ओ ओ तो 2 बार आ रहा है, तो जैसे ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो वोवल साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वो एसोनेंस होता है। तो ये एसोनेंस भी नहीं है इन इज क्वाइट रेंज। तो यहाँ पे देख के भी पता चल रहा है एलिट्रेशन एसोनेंस तो मेरा ऐसे ही निकल गया। अब बाकी बचा ऑक्सीमोरन और क्लाइमैक्स। मीनिंग पता है तो आंसर पता चल जाएंगे, नहीं पता है तो आंसर नहीं पता चलेगा। तो वही ऑक्सीमोरन उसको बाद में बात करते हैं, पहले क्लाइमैक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमैक्स के लिए तो कम से कम आपके पास कुछ सिचुएशंस अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए जो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। क्लाइमैक्स का मतलब होता है धीरे धीरे कर कर आपको एंड की तरफ बढ़ना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लाइमैक्स का दिया जाता है दैट ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। तो ये जो प्रकार से जिसको कहा जाता है कि क्लाइमैक्स है, जहां पे आपकी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरी प्रोग्रेस कुछ करी कहाँ पे, यहाँ पे कोई स्टोरी ही नहीं है जो प्रोग्रेस करे। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट एट ऑल व्हाट यू कैन से, क्या बोलेंगे इसको, क्लाइमैक्स तो डेफिनेटली नहीं है। तो बाकी बचा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मीनिंग नहीं पता है तो भी आंसर पता चल गया, लेकिन ऑक्सीमोरन का मीनिंग तो पता होना चाहिए था। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखना। कौन से 2 अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं? रेज मतलब एंग्री, क्वाइट मतलब शांत। अब शांत और गुस्सा ये 2 एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एंग्री मतलब शांत नहीं है, वो उल्टा है शांत का। तो these 2 words are opposite words that are used next to each other and that is why it's a oxymoron. ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। आंसर इसका जो है ऑक्सीमोरन है। सर यस, एंटीथेसिस आ सकता है इसमें?
हाँ, एंटीथेसिस भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सम से दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में 2 बार आ रहा है, तो ये तो रिपीटेशन हो गया। लेकिन टू माय सरप्राइज आई सी के ए बी सी डी कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं लिखा है। तो ऐसे टाइम पे जब मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो क्या करा जाए? तो ऐसे टाइम पर अगर कंफ्यूजन होए तो वापस से सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच को समझने की ट्राई करते हैं। एंटी क्लाइमैक्स, वो क्लाइमैक्स का उल्टा है। यहाँ पे उल्टा कर होता है कि वो कॉन्कर किया, उसने जीता, उसने देखा और वो आया, ऐसा उल्टा लिखा हो तो वो एंटी क्लाइमैक्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टोरी तो है नहीं कोई जो एंटी क्लाइमैक्स की जैसी हो, तो एंटी क्लाइमैक्स नहीं आ रहा है। इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है कोई भी इस तरीके से डिस्क्राइब करना किसी सीन को कि ताकि आप वो सीन को इमेजिन कर पाओ। तो कैन यू इमेजिन, डू यू थिंक एनी इमेजिनेशन और एनी सीन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर? तो नो, देयर इज नो सीन बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। नाउ एनाफोरा और ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये दोनों का मीनिंग अब पता होगा तो आंसर पता चल जाएगा। एनाफोरा का मतलब होता है फर्स्ट वर्ड्स का रिपीटेशन होना। तो आगे के वर्ड्स का रिपीटेशन आप देख सकते हो, सम से, सम से। तो पहले 2 शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, इसका यही मतलब होता है कि ये एनाफोरा है। तो आंसर इज एनाफोरा अगेन हो हियर। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाऊंगा। उसके लिए एडजेक्टिव यूज होते हैं और आएगा आगे आंसर में तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज ट्रांसफर्ड एपिथेट को मैं फिलहाल के लिए ट्रांसफर रहने देता हूँ। आंसर इज सी, एनाफोरा। हैज गिवन माई हार्ट, अब यहाँ पे क्या है? हैज गिवन माई हार्ट, ह, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 एच एच साउंड आ रहा है, हैज गिवन माई हार्ट। तो एलिट्रेशन यहीं पे मैं टिक करके छोड़ दूंगा, आगे सोचूंगा ही नहीं, लेकिन फिर भी सोचना है तो देख लेते हैं। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब अभी ही बताया, वोवल साउंड। यहाँ पे वोवल साउंड रिपीट हो रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन 2 नेगेटिव, 2 अपोजिट वर्ड्स नहीं है, क्लाइमैक्स नहीं है, तो एक ही चीज बाकी बची, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज योर आंसर। He stalks in his vivid stripes. He stalks in his vivid stripes. अब ये कौन सा है? ये उसी के बारे में बात हो रही है, वो अपने लायन के बारे, टाइगर के बारे में, जो स्टॉक कर रहा है। स्टॉक करना मतलब देखना, तो वो देख रहा है। तो ही, यहाँ पे ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है टाइगर के लिए। टाइगर एक इंसान नहीं है, टाइगर एक जानवर है, और जानवर के लिए ही शब्द ही होता है, टाइगर के लिए, जानवर के लिए इट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही शब्द बोला है, तो दिस शोज दैट हमने उसको पर्सोनिफाई किया है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है कोई 2 चीज के बीच में कंपैरिजन होना। यहाँ पे तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, डायरेक्टली बताया जा रहा है कि वो अपने विविड स्ट्राइप्स यानी कि जो कलरफुल स्ट्राइप्स है उसके अंदर वो घूम रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहाँ कंपैरिजन है? सिंपल है, सिंपल सा सेंटेंस है। ऑक्सीमोरन, 2 नेगेटिव, 2 अपोजिट वर्ड्स नहीं है। क्लाइमैक्स नहीं है। तो बाकी 3 को भी एलिमिनेट करके भी आपको आंसर मिल सकता है, और अगर डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। He should be snarling around houses. He should be snarling around houses. अब यहाँ पे 2 आंसर है एक्चुअली। अगर आपने दोनों में से कोई भी आंसर लिखा है तो दैट इज फाइन। एक पर्सोनिफिकेशन अगेन, बिकॉज ही शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है, और दूसरा एक और है, एंड अनदर वन इज ओनोमोटोपिया। वाई ओनोमोटोपिया? बिकॉज स्नार्लिंग, स्नार्लिंग शब्द का मतलब होता है वो रोर करना, और वो आवाज है। तो किसी भी आवाज को अगर डिस्क्राइब करता हुआ शब्द आपको मिले तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? वो ओनोमोटोपिया है, ऐसा बोलते हैं। तो दिस इज एन ओनोमोटोपिया, या तो मेटा या तो पर्सोनिफिकेशन, दोनों में से जो भी लिखा है दोनों आंसर करेक्ट है। देन देयर इज 12th, merrily bouncing down the street and then। तो merrily bouncing, खुश होकर बाउंस हो रहा है, ये बॉल, द बॉल पोएम का है। तो बॉल पोएम में बॉल जो है वो मैरिली बाउंस करके जा रहा है। बॉल मैरिली मतलब खुश होकर बाउंस हो रहा है, तो बॉल खुश हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन, तो ये आंसर भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे फिगर ऑफ स्पीच का हमने यहाँ पे आंसर्स देख लिया। यू कैन सी दैट ऊपर आपको दे रखा है इमेजिनेशन, टैलेंट और डेडिकेशन। इसी के बेसिस पर आप पहले वाले का आंसर, 17 वाले का आंसर दोगे, 17 वाले का आंसर दोगे ये वाला, 4th ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एल्फ्रेड फेमस फॉर? तो आप ये रीड करोगे तो आपको समझ जाओगे, एल्फ्रेड इज फेमस फिल्म प्रोड्यूसर है, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। ऐसा आपको आंसर कहीं पे मिलना हो तो कहाँ पे मिलेगा? तो देखो, अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे तो मिल भी जाएगा, यहाँ पे भी दिख रहा है, ही प्रोड्यूस्ड मेनी मोर फिल्म्स। तो उसने बहुत सारी फिल्म्स प्रोड्यूस की, ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। दैट मीन्स आंसर इज फिल्म प्रोड्यूसर, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द टिपिकल हिचकॉक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इंक्लूड? टिपिकल हिचकॉक फिल्म जो होती है उसके अंदर क्या चीजें आपको मिलती है? तो कहाँ से मिलेगा? ये रहा, ओके फाइन, इसका आंसर आपको इधर से मिलेगा। A typical Hitchcock touch where agony of suspense was relieved by the interludes of laughter। तो सस्पेंस और लाफ्टर ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा? तो देखो, पहले तो आप लाफ्टर जिसमें या फिर ह्यूमर जिसमें नहीं लिखा है वो तो निकाल दोगे। यहाँ पे ह्यूमर नहीं लिखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी ह्यूमर नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचा? सेकंड और थर्ड। अब इसमें फियर और ह्यूमर और सस्पेंस ऑफ ह्यूमर, सस्पेंस और ह्यूमर, तो आपने अभी अभी पढ़ा, मैंने बताया तो उसमें सस्पेंस और ह्यूमर लिखा था। आंसर इज 3, थर्ड वाला आंसर है। तो आपने अगर कुछ और लिखा है तो गलत है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी जगह पे फियर शब्द भी यूज किया है, फ्राइट ऐसा शब्द यूज किया है, तो आप वो चीज देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कुछ और लिखा है तो गलत है। आंसर इज थर्ड, दैट इज सस्पेंस एंड ह्यूमर। नाउ द लास्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड द एल्फ्रेड हिचकॉक डू इन यूनाइटेड स्टेट्स? उसने यूनाइटेड स्टेट्स में क्या किया? तो यहाँ पे देख के पता चलेगा that he got his American visa, American citizenship. Here he produced more films and hosted a weekly television show. तो टेलीविजन शो को होस्ट किया है और मूवीज प्रोड्यूस की है। हम नीचे देखते हैं कि प्रोडक्शन और होस्टिंग द टेलीविजन वाला कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन है, ही प्रोड्यूस फिल्म्स एंड होस्टेड अ टेलीविजन शो। बाकी सारे में आप उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका चौथा आंसर है। तो एक बार सारे आंसर्स रिपीट कर दे, पहले वाले का फोर्थ, सेकंड वाले का सेकंड ऑप्शन है, थर्ड वाले का थर्ड ऑप्शन है और चौथे वाले का फोर्थ ऑप्शन है। इस प्रकार से आपके चारों आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर। इट्स करण और अ करुणा, आप जो भी हो, फ्रॉम A1 फतेहनगर पालड़ी अहमदाबाद, ये उसका एड्रेस दे रखा है। तो अब जब एड्रेस दे रखा हो आपको, तो आपको अपने घर का एड्रेस नहीं लिखने का, जो आपको मेंशन्ड है क्वेश्चन में वही एड्रेस लिखेंगे। राइट्स अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द मीनेस ऑफ द वेंडर्स आउटसाइड द स्कूल। मीनेस का मतलब होता है परेशानी, जो परेशान करते हैं उसको मीनेस करते हैं, कहते हैं। तो मीनेस जो हो रहा है, बाय हुम, बाय द वेंडर्स, वेंडर के द्वारा जो मीनेस किया जा रहा है, यानी कि परेशान किया जा रहा है स्टूडेंट्स लोगों को, उसके ऊपर उसकी कंप्लेन आपको कमिश्नर को करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे की जाती है, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। फाइन, सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड सबसे पहले आपका खुद का एड्रेस, तो A1 फतेहनगर पालड़ी अहमदाबाद, जो जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा था, कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। देखो, कॉपी पेस्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे एक है फॉर्मल लेटर का सबसे बड़ा फायदा ये कि उसका एक फॉर्मेट होता है, और वो फॉर्मेट में ही आप लिखोगे तो उस फॉर्मेट के भी आपको कुछ हद मार्क्स होते ही है। नॉर्मली आपका लेटर जो होता है ना, वो 4 या 5 मार्क में पूछा जाता है, तो अराउंड 1 मार्क्स तो डेफिनेटली आपके लेटर के फॉर्मेट के होते हैं। तो फॉर्मेट अगर सही से लिखा तो 1 मार्क मिल जाता है। हर टीचर आपको बोलते होंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरते होंगे, हर बार फॉर्मेट भूल जाते होंगे, हर बार फॉर्मेट के लिए मगजमारी करते होंगे। तो आपको पता ही है, जब जो चीज़ का मार्क्स मिलता है उस चीज़ को एक बार कहीं जगह एक जगह पे लिख के क्यों नहीं रखते थे, कि जब भी मेरे को डाउट आएगा मैं किसी और से नहीं पूछूंगा, इसी बुक को खोल के पूछ लूंगा। तो एक बुक में, ग्रामर की बुक में, उसका जो उसका फॉर्मेट है, एक बार लिख लीजिए फाइनल कि यही है। बार बार पूछना किसी से कि सर ये बताओ, सर वो बताओ, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हर एग्जाम से पहले फोन करने का कि भाई ये सर ये इसका मतलब क्या होता है, सर ये फॉर्मल लेटर का यही होता है क्या, सर ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते। ये सब डाउट क्रिएट ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, तो हर बार पूछोगे तो वो पागल कहलाता है इंसान। मतलब समझ लो ना,
ऐसा कौन करता है यार, मतलब जो जिसको पता है कि हर बार यही चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप उसको ही को पूछते रहते हो, तो क्या मतलब बनता है? आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि भाई ये ऐसे ही होता है, हर बार पूछा जाता है, तो 1 मार्क्स कम से कम मैं कैप्चर कर ही लूँ यहाँ पे। तो पहला है आपका खुद का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, एक लाइन छोड़कर 2 कॉमा कर कर जिसको भी लिख रहे हो उसका एड्रेस। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है ना, ये पार्ट जहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस काफी बार मेंशन नहीं होता, हमें हमारी मर्जी से समझना होता है कि क्या है उसका एड्रेस। तो हमें बोलो यस सर। कमिश्नर, हाँ बोलो। 5 વખતમાં આ લખવાનું છે અમારે 5 વખત લેટર? हाँ तो टू म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर नॉर्मली कहाँ बैठता है, तो वो कॉमा कर कर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा करके लिख देने का। कहीं पे भी कमिश्नर के बारे में बात आ रही है म्युनिसिपल कमिश्नर की, तो वो जिस भी म्युनिसिपल कमिश्नर की बात हो रही है उसके बारे में लिख देने का। सूरत का हो रहा था सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा लिख देने का। दूसरी कोई जगह वडोदरा की बात हो रही है तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से आप लिखकर छोड़ दोगे। तो ये कुछ ऐसे एड्रेसेस है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाद में और जैसे जैसे आते जाएंगे फॉर्मल लेटर्स के एड्रेस, हम ड्यूरिंग दी होल ईयर वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो 2 कर कर आपने एड्रेस लिख दिया जिसको भेजना है, फिर एक लाइन छोड़कर आपने लिखा सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़कर डियर सर, और उसके बाद लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई दिख रही है, बट यू कैन नो नीड टू लीव अ स्पेस ओवर देयर, एंड आफ्टर लिविंग सम गैप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, स्लैश कर मैडम लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। सब्जेक्ट में मीनेस ऑफ द वेंडर्स आउटसाइड स्कूल, ये तो आपको डायरेक्टली ऊपर से मिल जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ हाउ टू राइट दिया है बीच वाला पार्ट, तो उसको मैं थोड़ा स्किप करके पहले लास्ट वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, फॉर्मेट खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में आप लिखोगे योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली कॉमा करण या करुणा, वॉट एवर इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर। अभी बीच वाले मेन पार्ट पे आते हैं। अब ये पार्ट उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको सिर्फ जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहकर थोड़ा सा इधर उधर लिखना होता है। पहला जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस पैराग्राफ, आई वुड सजेस्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है वो, इसको इसी तरीके से हर लेटर में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कौन से वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं व्हाइल राइटिंग द फॉर्मल लेटर्स। तो पहला तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कलाम विद्यालय और whatever vidyalay, whichever vidyalay you want to write, because there is no mention in the there is it is not mentioned in your question, तो किसी भी का नाम लिख सकते हो, कोई भी विद्यालय विद्यालय लिख सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कलाम विद्यालय। अब ये वाला जो लाइन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। यहाँ से स्टार्ट होता है नॉर्मली कोई भी फॉर्मल लेटर, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो किसी भी चीज की तो ये शब्द को रट लो, एंड यस यू हर्ड इट करेक्ट, मैं रटने की बात कर रहा हूँ, आप ये वर्ड्स को रट लो। यही शब्द जो अगर आप स्टार्ट करोगे व्हाइल राइटिंग द फॉर्मल लेटर्स, तो आपका फॉर्मल लेटर एक अलग ही लेवल पे, एक बहुत ही अच्छा लेवल पे आपका फॉर्मल लेटर कंसीडर किया जाएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट विद दीज वर्ड्स व्हेन यू आर कंप्लेनिंग। वैसे लास्ट ईयर मैंने कुछ शब्द लिखवाए ही थे, अगर आपको याद हो तो, कि कैसे लेटर को स्टार्ट किया जाता है। तो वैसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे स्टार्ट किया जा सकता है लेटर। मैं जब आपको फॉर्मल लेटर फॉर्मली सिखा रहा हूँ, जब आपको फिर से लिखवाना सिखा रहा हूँ, तभी मैं आपको एक कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि जो आपको याद रखनी है, जो आपको स्टार्टिंग में लेटर को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, डियर सर या मैडम लिखना है किस तरीके से लिखना है, या फिर लास्ट में योर्स फेथफुली सिंसियरली कब लिखते हैं, वो सारी चीजें एक बार मैं फिर से जब बताऊंगा तब हम वापस से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोगों को ये एक चीज तो रट लीजिए कि स्टार्ट ऐसे किया जाएगा जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको कंप्लेन करनी हो, तो यू वुड स्टार्ट विद दिस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, किसके प्रति? ये एक जो चीज है उसके प्रति। क्या चीज के प्रति? ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट द मीनेस ऑफ द वेंडर्स पोज टू द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर जो मिनास यानी कि जो उनको तकलीफ हो रही है बिकॉज ऑफ द वेंडर्स विच इज रोमिंग अराउंड द स्कूल। तो हम उसी के बारे में ये पहली लाइन लिखेंगे जो हमारा टॉपिक है।
है, तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द प्रॉब्लम ऑफ द गार्बेज इन अवर सोसाइटी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग to your attention the sound system that is being played at a very high frequency near our locality. तो जो भी आपका ऐसे बहुत सारे कंप्लेनिंग लेटर्स होते हैं, तो कंप्लेनिंग रिलेटेड जो भी लेटर है उन सब के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बाद में ऐड कर देंगे आफ्टर राइटिंग दीज वर्ड्स दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, जो भी आपकी कंप्लेन है वो। बाद में हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। That they sell all sorts of unhealthy eatables and drinks right outside the school compound. स्कूल कंपाउंड के जस्ट बाहर ही वो बहुत ही अनहेल्दी चीजें बेचते हैं और अजीब अजीब से ड्रिंक्स जो हमें हेल्दी ड्रिंक्स नहीं है वैसे सारी चीजें वो बेच रहे हैं। I believe that the municipal authorities are fully aware of this. तो municipal authorities को सबको पता है, यानी कि हम यहाँ पे कमिश्नर के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन बोले बाकी सब जो लोकल पुलिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन सबको ये सारी चीजें पता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आई बिलीव दैट म्युनिसिपल अथॉरिटीज आर फुल्ली अवेयर ऑफ दिस एंड येट द न्यूसेंस गोज ऑन अनएबेटेड। अब न्यूसेंस गोज ऑन अनएबेटेड, ये मैंने थोड़ा टिपिकल शब्द यूज किए हैं। आप अनएबेटेड का मतलब होता है बिना रुकावट के, तो ये जो न्यूसेंस है वो बिना रुकावट के चलती जा रही है, सबको पता है हमारे आपके कॉर्पोरेशन वालों को, लेकिन वो फिर भी इसको रोकने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऑल दीज ईटेबल्स आर प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड अंडर द मोस्ट अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड कंटेन्स पॉइजनस एंड हार्मफुल कलर्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो बहुत एसेंस डाला जाता है, बहुत अजीब अजीब सी चीजें अंदर डाली जा रही है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। द फूड स्टफ इज एक्सपोज टू अदर इंसेक्ट्स एज वेल, फ्लाइज और अदर इंसेक्ट, मक्खियां भिन भिन कर रही है, अलग दूसरे प्रकार के इंसेक्ट भी इसके ऊपर बैठ रहे जा रहे हैं। सो इट पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द अनसस्पेक्टिंग स्कूल चिल्ड्रन। तो इसके कारण जो बच्चे लोग हैं जिनको इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, उनकी हेल्थ रिस्क पर है। तो उनकी हेल्थ ना बिगड़े इसके लिए अब आपसे मैं विनती करता हूँ। तो ये विनती की बारी बात। सो मे आई रिक्वेस्ट यू, तो यहाँ से ये आपकी लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ इस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो अ टिपिकल वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मल लेटर, सो रिमेंबर दिस। तो बीच वाला पार्ट तो सबके लिए अलग है, ये वाला पार्ट तो सब सेम नहीं लिखने वाले, सब लोग अलग लिखेंगे, सब लोग अलग लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट इन द लाइट राइट नाउ वॉट एवर द सब्जेक्ट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। बट देन लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में यहीं से स्टार्ट करेंगे दैट मे आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोस्ट अर्नेस्टली मतलब कि बड़े ही क्या कह सकते हैं, एक तरीके से स्ट्रांगली और सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन को जानते हुए मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आप ये वाला सेंटेंस भी एक तरीके से रट ली, दैट मे आई रिक्वेस्ट यू मोस्ट अर्नेस्टली टू टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स इमीडिएटली टू पुट अ स्टॉप टू दिस क्राइम against children and to see to it that all the vendors are prohibited from selling their wares। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन द विसिनिटी ऑफ आवर स्कूल, विसिनिटी मतलब हमारे स्कूल के आसपास की जगह, तो इस प्रकार से आप लिखोगे। अब इसका इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो यही कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कृपया इसके ऊपर कुछ कीजिए और इन वेंडर्स को हटाने के कष्ट कीजिए, आप कुछ कीजिए ताकि ये वेंडर्स हमारे स्कूल के कंपाउंड के आसपास बिक्री ना कर सके। ठीक है, तो ये आप उसको इंग्लिश में जैसा आपकी सिंपल भाषा में लिखना हो तो लिख लीजिए, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो यही से कीजिए दैट मे आई रिक्वेस्ट यू मोस्ट अर्नेस्टली दैट यू प्लीज टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट दिस मीननेस ऑफ द वेंडर्स सो दैट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और ऐसा करके थोड़ा सा इमोशनल कर देने का तो वो भी चलेगा। और लास्ट में योर्स फेथफुली करण। दैट इज इट, यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपको कोई शक